तो कभी ये सोचा है कि मुट्ठी भर व्यापारी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आए थे, आखिर कैसे दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक पर कब्जा कर बैठे? आज हम लोग इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक का ये सफर। ये वो सवाल हैं जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को चौंका देता है। सोचिए तो जरा, एक कंपनी जिसका काम था बस मसाले और कपड़े का व्यापार करना, वो अचानक एक पूरे साम्राज्य की शासक कैसे बन गई? इसका जवाब ना इतिहास के कुछ सबसे ड्रामेटिक पन्नों में छिपा हुआ है। मशहूर इतिहासकार टीबी मैकाले ने इसे एक अनॉमली कहा था। मतलब एक ऐसी चीज जो बिल्कुल बेतुकी लगे, जिसका कोई तुक ही न बनता हो। और जरा सोचिए ये कितना अजीब था भी। कल्पना कीजिए कि आज कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी अचानक किसी देश पर कब्जा कर ले, अपनी फौज बना लें और टैक्स वसूलना शुरू कर दे। हाँ, ये उतना ही अनोखा और अविश्वसनीय था। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है बंगाल से। उस वक्त भारत का सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ प्रांत बंगाल ही वो जगह थी जहां कंपनी की किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि व्यापार की जगह विजय ने ले ली। बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां। उन्होंने इन यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उनका कहना था कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो शहद तो दे सकता है, फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन अगर जरा भी छिड़ा तो इसका डंक जानलेवा भी हो सकता है। और देखिए ये रिश्ता कितना नाजुक था और इसका जहर फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और फिर तो बस घटनाओं का एक तूफान सा आ गया। बात शुरू हुई 1756 में कलकत्ता पर नवाब के कब्जे और उस मशहूर ब्लैक होल की घटना से। और सिर्फ 10 साल के अंदर, मतलब 1765 की इलाहाबाद संधि तक आते आते कंपनी ने पूरे बंगाल पर अपना कंट्रोल कर लिया। ये बदलाव इतना तेज और इतना नाटकीय था कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्लासी की लड़ाई सब कुछ थी, लेकिन सच तो यह है कि असली बाजी पलटी थी बक्सर में। यह सिर्फ एक नवाब के खिलाफ जीत नहीं थी, नहीं, ये मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीनों की मिलीजुली फौज के खिलाफ एक जबरदस्त जीत थी। इस एक लड़ाई ने साफ कर दिया था कि कंपनी अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन चुकी है। और यहीं छिपा है उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज। 1765 में उन्हें मिले दीवानी अधिकार। इसका सीधा सा मतलब था बंगाल का सारा टैक्स अब कंपनी वसूलेगी। जरा सोचिए, भारत के सबसे अमीर सूबे का सारा पैसा सीधा कंपनी की तिजोरी में। और इसी हिंदुस्तानी पैसे से उन्होंने एक बड़ी फौज खड़ी की और फिर उसी फौज का इस्तेमाल बाकी हिंदुस्तान को जीतने में किया। यह एक ऐसी जबरदस्त मशीन थी जिसका ईंधन भी भारत से ही आ रहा था। तो अब बंगाल की दौलत हाथ में थी, एक ताकतवर फौज भी तैयार थी। अब कंपनी अपने रास्ते के कांटे साफ करने निकली। और रास्ते में दो सबसे बड़े कांटे थे। पहले उनके यूरोपियन दुश्मन फ्रांसीसी, और दूसरे हिंदुस्तान की उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मराठे। फ्रांसीसियों के मुकाबले में ना अंग्रेजों के पास 3 बड़े एडवांटेज थे। एक, उनकी नेवी जो समुद्र पर राज करती थी। दूसरा, बंगाल से आने वाला बेहिसाब पैसा। और तीसरा, उनका लीडरशिप जो बहुत ऑर्गेनाइज था। फ्रांसीसी इन तीनों ही मामलों में उनसे पिछड़ गए और बस यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। और फिर 1760 में हुई वांडीवॉश की लड़ाई। इस एक लड़ाई ने हिंदुस्तान में फ्रांसीसी सपनों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो चलिए, एक यूरोपियन कॉम्पिटिटर तो रास्ते से हट गया, लेकिन अब कंपनी का सामना होना था हिंदुस्तान की अपनी सबसे बड़ी ताकत से। फ्रांसीसियों के जाने के बाद कंपनी के सामने आई असली चुनौती, मराठा साम्राज्य। ये वो लोग थे जिन्होंने मुगलों को टक्कर दी थी, और अब अंग्रेजों के बढ़ते कदमों के खिलाफ इन्होंने सबसे लंबा और सबसे खूनी संघर्ष छेड़ा। ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, दशकों तक चली। 3 बड़े भयानक युद्ध हुए, लेकिन आखिरकार 1818 आते आते मराठों की ताकत को भी तोड़ दिया गया। अब कंपनी के लिए पूरे सब कॉन्टिनेंट पर छा जाने का रास्ता लगभग साफ था। चलिए, अब इस विजय कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां कंपनी ने दक्षिण और उत्तर की ताकतवर सल्तनतों को भी झुका दिया। दक्षिण में एक और बड़ी ताकत थी जिसने अंग्रेजों को सचमुच लोहे के चने चबवा दिए। ये था मैसूर का साम्राज्य। और मराठों की ही तरह मैसूर को भी हराने में अंग्रेजों को दशकों लग गए। पूरे 4 युद्ध लड़ने पड़े। मैसूर की कमान थी हैदर अली और उनके बेटे, जिन्हें हम शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं।
टीपू अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। वो उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहाँ तक कि उन्होंने फ्रांस के नेपोलियन से भी मदद मांगी थी। लेकिन 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। अब पूरे हिंदुस्तान में बस एक ही बड़ी आज़ाद ताकत बची थी। उत्तर में महाराजा रणजीत सिंह का ताकतवर सिख साम्राज्य। ये जो कहावत है, ये उनकी महानता दिखाती है। लेकिन उनका यही विशाल साम्राज्य अब कंपनी के रास्ते का आखिरी पत्थर था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के गुजरने के बाद उनका साम्राज्य अंदरूनी झगड़ों और साजिशों का शिकार हो गया और कंपनी बस इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने इस फूट का पूरा फायदा उठाया और अपनी नजरें गड़ा दीं हिंदुस्तान के आखिरी आज़ाद राज्य पंजाब पर। 2 खूनी जंगों के बाद 1849 में पंजाब पर भी कंपनी का झंडा लहरा दिया गया और इसी के साथ बंगाल से जो विजय का सफर शुरू हुआ था वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अब एक ट्रेडिंग कंपनी के कब्जे में था। तो ये थी कहानी, कैसे 100 साल से भी कम वक्त में एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये सच में इतिहास की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों में से एक है। एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट से शुरू करके हिंदुस्तान के ही पैसे से फौज बनाकर कंपनी ने खुद को पूरे सब कॉन्टिनेंट का मालिक बना लिया। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने कंपनी के शुरुआती राज को बंगाल में डाकुओं का राज्य कहा। ये एक बहुत ताकतवर बयान है जो हमें इस कहानी के दूसरे स्याह पहलू पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।